इशू ऑफ शेयर्स में आज का हमारा टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शंस ऑफ शेयर्स, अंशों का अति अभिदान। जब कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो मार्केट में पहले से ही फेमस हैं, लोकप्रिय हैं, ऐसी कंपनियां जब अंशों में नए शेयर्स इशू करती हैं तो ऐसी अंशों को जितने अंश निर्गमित किए जाते हैं, जितने शेयर्स इशू किए जाते हैं, उससे कहीं अधिक संख्या में एप्लीकेशन कंपनी को प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति जब इशू किए शेयर से अधिक एप्लीकेशन कंपनी को प्राप्त होती है तो इसे अति अभिदान या ओवर सब्सक्रिप्शंस कहते हैं। चूँकि संचालक मंडल जितने अंश इशू किए हैं उतने ही आवंटन कर सकता है, अतः अति अभिदान यानी ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति में कंपनी के पास और संचालकों के पास ऑप्शन होता है, या तो वो सभी अंशधारियों को यथानुपात यानी प्रो रेटा बेस पर शेयर्स अलॉट कर दे, या अलग अलग कैटेगरी में बांट सकता है। कुछ को पूरे अलॉट कर सकता है, कुछ को प्रो रेटा बेस पर अलॉट कर सकता है और कुछ को रिफ्यूज़ भी कर सकता है। जिन अंशधारियों का आवंटन रिफ्यूज़ कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, उनकी एप्लीकेशन राशि, संपूर्ण राशि उनको वापस लौटा दी जाती है, रिफंड कर दी जाती है। और जिन अंशधारियों को प्रो रेटा बेस पर शेयर्स दिए गए हैं, उनसे जितनी एक्सेस अमाउंट, जितनी एक्स्ट्रा राशि हमें मिली है, उसका उपयोग हम अलॉटमेंट के पेमेंट में और भी ज़्यादा हो तो फर्स्ट कॉल के पेमेंट में भी काम में ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखकर देखेंगे हम कि ओवर सब्सक्रिप्शन को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है या किस तरीके से उसका समायोजन किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। 1 मार्च 2020 को गणेश ऑटो लिमिटेड का 2 करोड़ की अधिकृत पूंजी से पंजीयन हुआ, जो 100 रुपये वाले इक्विटी अंशों में डिवाइडेड है। कंपनी ने 100 रुपये वाले 1 लाख अंशों का निर्गमन प्रीमियम पे किया, जो इस प्रकार ड्यू है। एप्लीकेशन पे मांगा है हमने 30 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 40 रुपीज़, जिसमें 10 रुपये प्रीमियम के हैं, यानी 30 + 10। फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज़ और फाइनल कॉल पे 20 रुपीज़। हमने इशू किया है यहाँ पे 1 लाख शेयर्स, जबकि हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है यहाँ पर 1,40,000 इक्विटी शेयर्स की, यानी हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा शेयर्स की एप्लीकेशन मिली है। तो ये हमारा अति अभिदान ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। इसको आवंटन करते समय कंपनी ने जो पॉलिसी अपनाई है उसमें फर्स्ट कैटेगरी में इन्होंने 90,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को पूरे 90,000 शेयर्स अलॉट कर दिए हैं। 30,000 को इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है और रिमेनिंग जो शेयर्स हैं उनको इन्होंने प्रो रेटा बेस पर 20,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। जो भी सरप्लस पैसा हमारे पास है उस सरप्लस को हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है। तो एक सूचना और है, मिस्टर राम टू होम 400 इक्विटी शेयर्स अलॉटेड। राम, जिसको 400 अंश यथानुपात यानी प्रो रेटा कैटेगरी का ये शेयर होल्डर है, इसने आवंटन राशि और मांग राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहा है, यानी से अंशों को आपने फॉरफिट कर लिया, बाद में इसको रीइश्यू कर दिया है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जब ओवर सब्सक्रिप्शन है तो हम टेबल बना के ये निकालेंगे कि कितना पैसा हमारा सरप्लस है, उसको किस किस तरह से हमने एडजस्ट किया है, एक्चुअल में कितना राशि बैंक के रूप में या कैश के रूप में कॉल की गई है और कितनी एक्चुअली में हमको रिसीव हुई है। तो हम किस तरह से बनाएंगे टेबल। जैसे इस प्रश्न में आपको इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर 30 पर शेयर, इसमें एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट आपका 40 पर शेयर है, 30 + 10, 30 रुपीज़ में कैपिटल है, 10 रुपीज़ का आपका प्रीमियम है, 40 पर शेयर, एप्लीकेशन 30 पर शेयर है, फर्स्ट कॉल 20 पर शेयर और फाइनल कॉल भी आपकी 20 पर शेयर है। हमने इशू किए हैं यहाँ पर, जो इशूड शेयर्स हैं हमारे वो है यहाँ पर 1 लाख, और जो रिसीव्ड एप्लीकेशन है, रिसीव्ड एप्लीकेशन हमको यहाँ पर हुई है 1,40,000 शेयर्स की। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है जिसमें पहला कॉलम है नंबर ऑफ़ शेयर्स अप्लाइड, यानी हर कैटेगरी में कितने शेयर्स अप्लाई किए गए हैं। सेकंड कॉलम में उनको कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं। थर्ड कॉलम कोई एक्सेस अमाउंट यदि है तो उसको दिखाएंगे। फोर्थ कॉलम है अलॉटमेंट ड्यू, कितना पैसा हम अलॉटमेंट पे मांग रहे हैं। फिफ्थ में एक्चुअल में कितना कैश हम उनसे मांग रहे हैं, अलॉटमेंट ड्यू कितना हुआ है, एक्चुअल में कितना कैश हम उनसे मांगते हैं, और कोई राशि यदि लौटानी पड़ रही है तो रिफ़ंड हमारा कितना है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी के शेयर्स हैं। फर्स्ट 90,000, जिनको पूरे 90,000 दे दिए गए हैं, तो फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएंगे जिन्होंने 90,000 शेयर्स अप्लाइड किए थे, उनके हमको टोटल 90,000 शेयर्स हमने दे दिए हैं। सेकंड कैटेगरी है हमारी 30,000 शेयर्स जिनको कुछ भी अलॉट नहीं किया गया है, उन्हें मना कर दिया गया है। तो टोटल हमें रिसीव हुए हैं 1,40,000 शेयर्स, जबकि हमें इशू करने हैं सिर्फ 1 लाख शेयर्स, क्योंकि 1 लाख शेयर्स ही हमने इशू किए थे।
तो 1 लाख शेयर्स ही हमारे यहाँ पर इशूड में आ जाएंगे। तो 90,000 को पूरे 90,000 हमने अलॉट कर दिए हैं, 30,000 को हमने रिफ्यूज़ कर दिया और रिमेनिंग को हमने प्रो रेटा बेस पे 20,000 शेयर्स दे दिए हैं। To allot the full number applicant 90,000 shares, refuse 30,000, allotment the remaining shares pro rata to applicant for 20,000 shares। तो हमारे यहाँ पर रिमेनिंग 20,000 शेयर्स बचे थे, टोटल हमारे 140 हो गए। 1 लाख में से 90,000 इशू कर चुके हैं, तो इन्हें हमें कितने शेयर्स दिए? इनको हमने 10,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, टोटल शेयर्स जो हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो है हमारी 1,40,000। हमने जो इशू किए थे उतने ही शेयर्स अलॉट कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ पर आ जाएंगे जो शेयर्स अलॉटेड वो आ जाएंगे 1 लाख। कैटेगरी में फर्स्ट कैटेगरी 90,000 शेयर्स को हमने 90,000 शेयर्स पूरे अलॉट कर दिए हैं। 30,000 शेयर होल्डर्स को हमने कुछ भी अलॉट नहीं किया है और रिमेनिंग को रिमेनिंग किया है। तो टोटल 140 में से 120 यहाँ तक हो चुके हैं, तो रिमेनिंग आ जाएंगे हमारे 20,000 शेयर होल्डर को। 1 लाख में से 90 हम दे चुके हैं, तो इनको हमने 10,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। अब हम निकालेंगे एक्सेस अमाउंट। एक्सेस अमाउंट कैसे निकालेंगे हम? एक्सेस अमाउंट ये है कि यदि हम जितने शेयर्स उसने अप्लाइड किए हैं उससे कम शेयर अलॉट किए हैं, तो जो भी शेयर्स कम अलॉट किए हैं उसका पैसा जो हमको एप्लीकेशन पे मिल गया है वो हमारी कहलाएगी एक्सेस मनी। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? फर्स्ट कैटेगरी के जो शेयर्स में से सेकंड नंबर के कॉलम के शेयर्स को घटा देंगे, मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर। फिर रिपीट कर रही हूँ मैं, एक्सेस अमाउंट निकालेंगे अपन फर्स्ट कॉलम के जो शेयर्स हैं माइनस सेकंड कॉलम के शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर। तो फर्स्ट में 90 सेम है, तो यहाँ पे कोई भी आपकी एक्सेस अमाउंट नहीं है। 20,000 शेयर्स है, 10,000 अलॉट किए हैं, तो 10,000 शेयर्स एक्स्ट्रा हो गए। 10,000 शेयर्स हमके एक्स्ट्रा हो जाएंगे। इसमें एक शेयर से मांगे हमने 30 रुपीज़ एप्लीकेशन, तो ये हमारी हो जाएगी 3 लाख रुपीज़। उसके बाद 30,000 शेयर्स को हमने कुछ भी अलॉट नहीं किया है, तो पूरा 30,000 शेयर्स के एप्लीकेशन एक्सेस है 30 रुपीज़, तो ये हमारी हो जाएगी 9 लाख रुपीज़। टोटल जो एक्सेस मनी हमें मिली है वो है हमारी 12 लाख रुपीज़। टोटल एक्सेस मनी जो हमारे पास है वो है हमारी 12 लाख रुपीज़। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट हमेशा ड्यू किया जाएगा उन शेयर्स पर जिनको हमने एक्चुअली में अलॉट किया है। तो जिस फर्स्ट कैटेगरी में हमने अलॉट किया है 90,000 शेयर, यानी सेकंड कॉलम के शेयर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे अलॉटमेंट मनी पर शेयर से, जो यहाँ पर है हमारी 40 रुपीज़ पर शेयर। ये एट द रेट ऑफ 40 है, ये हमारी एट द रेट ऑफ 30 थी। तो 90,000 शेयर्स हमने इनको अलॉट किए हैं, 40 रुपीज़ हम कॉल कर रहे हैं, तो ये हमारी आ जाएगी 36 लैक्स। इसमें हमने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, इनको अलॉट किए हैं, 40 रुपीज़ हम कॉल कर रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 4 लाख। टोटल अमाउंट हमारी आ जाएगी यहाँ पर 40 लाख। अब हम निकालेंगे एक्चुअल अमाउंट कितनी हम कॉल कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट कैटेगरी में ये हम निकालेंगे 4 - 3, यानी जितना पैसा हम मांग रहे हैं उसमें से कोई एक्सेस अमाउंट यदि है तो उसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी में हमने यहाँ पे मांगा है पैसा, ड्यू किया है हमने 36 लैक्स। इसकी कोई भी एक्सेस अमाउंट हमारे पास नहीं है, तो ये हमको पूरे 36 लैक्स का पेमेंट करेंगे। सेकंड कैटेगरी में हम कॉल कर रहे हैं इनसे 4 लाख रुपीज़। इसका 3 लाख रुपीज़ की एक्सेस अमाउंट हमारे पास पहले से पड़ी हुई है, यानी इसने हमको पेमेंट किया था 20,000 शेयर्स का, हमने अलॉट किए हैं सिर्फ 10,000 शेयर्स। तो जो 10,000 शेयर्स एक्स्ट्रा है उसकी जो अमाउंट होगी हमारी, वो एक्सेस अमाउंट हम एडजस्ट कर लेंगे अलॉटमेंट की क्लेम में। 4 लाख हम ड्यू कर रखे थे, 3 लाख ऑलरेडी हमको पेमेंट कर चुके हैं, हमारी एक्सेस अमाउंट में हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हमको अब केवल 1 लाख रुपये चुकाने के लिए ही लाइबल हैं। जो सेकंड कैटेगरी की शेयर होल्डर हैं ये सिर्फ 1 लाख रुपये चुकाने के लिए लाइबल हैं। थर्ड कैटेगरी जिसको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किए गए, इसका पैसा हमें रिफ़ंड करना होगा, तो अमाउंट सीधे ट्रांसफ़र हो जाएगी हमारी रिफ़ंड में 9 लाख रुपये। क्योंकि इसे पूरी मनी एडजस्ट हो गई है तो उसका भी रिफ़ंड कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने टोटल कैश हम कॉल कर रहे हैं 37 लैक्स और 9 लाख रुपीज़ हमने यहाँ पर रिफ़ंड कर दिए हैं। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, यदि कोई व्यक्ति डिफ़ॉल्टर है जिसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था कि मिस्टर राम जिसको 400 शेयर्स दिए गए थे जो प्रो रेटा वाली कैटेगरी का है, क्योंकि यहाँ पे 3 कैटेगरी है, फर्स्ट जिन्हें फुल अलॉट किया गया, थर्ड जिन्हें रिफ्यूज़ कर दिया गया और सेकंड जिसे प्रो रेटा वाला। तो ये प्रो रेटा वाली कैटेगरी की शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट राशि नहीं चुकाई है।
तो जब हम कॉस्ट इन एरियर लेस करेंगे तो अपन ऐसे निकालेंगे। हमने टोटल जो कैश मांगा है यहाँ पर वो मांगा है 37 लाख, इसमें से लेस कर देंगे हम कॉस्ट इन एरियर्स। अब वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे कि जिस कैटेगरी को ये व्यक्ति बिलोंग करता है उसमें कितना एक्चुअल में कैश कॉल किया है। तो यहाँ हमने एक्चुअल में जो कैश कॉल किया है प्रोरेटा में वो हमने कॉल किया है 1 लाख, डिवाइड बाय कितने शेयर्स अलॉट किए थे इनको हमने 10,000, मल्टीप्लाइड बाय कितने डिफ़ॉल्टर हैं 400 शेयर्स। और सब्सक्रिप्शन में प्रोरेटा के क्वेश्चन में जब भी कोई व्यक्ति अलॉटमेंट पे नहीं कर पाता है तो कॉस्ट इन एरियर निकालने का तरीका ये होगा, जो डिफ़ॉल्टर है, जो शेयर होल्डर पे नहीं कर पाया है, वो जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है उस कैटेगरी में एक्चुअल में आपने कितना कॉल किया है, एक्चुअल कैश कॉल कितना है, डिवाइड बाय उस कैटेगरी में नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने हैं, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो उसको पे नहीं कर पाया है। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 4,000 रुपीज़। तो 4,000 का पेमेंट नहीं हुआ है, तो एक्चुअली में हमारा पेमेंट हुआ है यहाँ पर 36,96,000। तो यहाँ पे जो हमारा अलॉटमेंट का कैश है वो हमारा आ जाएगा, जो हमको एक्चुअल में ये हमारा कैश रिसीव्ड है, एक्चुअल कैश रिसीव्ड आ जाएगा हमारा यहाँ पर 36,96,000। तो ये तरीका है प्रो रेटा वाले क्वेश्चन में एक टेबल बनाने का। टेबल बना के हम निकालते हैं, इसमें सारी सूचनाएं हमारी कैसी है। मैं एक बार पूरा वापस रिवाइज करवा रही हूँ आपको एक बार कि जब भी प्रो रेटा का क्वेश्चन है तो फर्स्ट कैटेगरी बनाएंगे, हमने किस किस कैटेगरी में अंशों को बांटा है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी थी। फर्स्ट जिसमें टोटल शेयर्स अलॉट कर दिए गए थे, सेकंड जिसको हमने प्रोरेटा पे अलॉट किए हैं, थर्ड जिनको हमने रिफ्यूज़ कर दिए। जिनको हम रिफ्यूज़ करेंगे उसके एक्सेस मनी हम रिफ़ंड कर देंगे, हमें लौटाना होगा तो सीधे हम ट्रांसफ़र कर देंगे रिफ़ंड में। जिनको फुल अलॉटमेंट कर दिया गया है उनकी पूरी अमाउंट हमारी कॉल में आ जाएगी। सिर्फ एडजस्टमेंट हमें करना होता है प्रोरेटा वाले में। जैसे यहाँ पर 20,000 शेयर्स थे, 10,000 हमने अलॉट किए हैं, तो 10,000 की जो सरप्लस मनी थी यानी 3 लाख रुपये हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर ली है। तो ये हमें सिर्फ 1 लाख रुपये ही आपको लौटाने थे। ये 1 लाख रुपये इनको पेमेंट करना है 10,000 शेयर्स पे, यानी पर शेयर आ जाएगा हमारा 10 रुपीज़। 400 यहाँ पे डिफ़ॉल्टर है तो 410 हमारा 4,000 का पेमेंट नहीं हुआ है, तो एक्चुअल पेमेंट आ जाएगा 36,96,000। अब इसकी यदि हम एंट्रीज़ बनाते हैं तो इसमें एक लाइन और लिखी हुई है, वो भी हमको ध्यान रखनी है। यदि किसी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ होता है कि शो द जर्नल एंड कैश बुक एंट्रीज़, जैसे यहाँ लिखा हुआ है शो द जर्नल एंड कैश बुक एंट्रीज़ इन द बुक्स ऑफ कंपनी, उपयुक्त व्यवहारों को दर्ज करने के लिए जर्नल एवं रोकड़ बही में आवश्यक प्रविष्टियाँ कीजिए। यदि क्वेश्चन में ये लाइन लिखी हुई होती है तो फिर हमें जर्नल एंट्री करते समय बैंक की एंट्रीज़ नहीं करनी है। बैंक की एंट्रीज़ को हमको कैश बुक में दिखाना है और बैंक की एंट्रीज़ के अलावा जो बाकी फर्दर जो भी एंट्रीज़ होंगी वो सब हमारी जर्नल बुक्स में दिखाई जाएंगी। तो यहाँ एंट्री करते समय हमें जर्नल में सिर्फ बैंक के अलावा जितनी भी एंट्रीज़ होंगी उसको शो करनी है। तो यहाँ चूँकि कैश बुक एंट्री बनाने के लिए कहा गया है तो पहले मैं यहाँ पे कैश बुक बना देती हूँ। कैश बुक में हमारा आ जाएगा डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो पहली एंट्री बनती थी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हमने करी है यहाँ पर, जो डेट है हमारी इशू करने की शेयर्स को वो हमने इशू किए हैं यहाँ पर 1 मार्च 2020 को। फर्स्ट एंट्री को हमारी का रजिस्ट्रेशन हुआ है यहाँ पर और हमने यहाँ पे शेयर्स इशू किए हैं
तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री आ जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बुक है। यहाँ पे हमारे सिर्फ बैंक कॉलम है इसमें केवल, सिर्फ बैंक कॉलम है इसमें। कैश बुक जो बनाई है हमने यहाँ पे सिर्फ बैंक की एंट्रीज यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, वो हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हमें टोटल शेयर्स मिले हैं 1,40,000, हमने उस पर कॉल किया है 30 रुपीज़, तो अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे हमारी 42 लैक्स। सेकेंड एंट्री बनती है हमारी इसको अलॉट करने की। अलॉटमेंट की हमारी एंट्री बन जाती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर। डेट्स आप लोग अपने आप क्वेश्चन देके डालें ना, मैं यहाँ पे डेट नहीं डाल रही हूँ। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वैसे सिंपल एंट्री बनती थी, पर यहाँ पे हमारी कंबाइन एंट्री बनेगी, क्योंकि हमें यहाँ पे पैसा मिला है 1,40,000 शेयर्स पे 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग टू 42 लाख। जबकि कैपिटल हमारी आ सकती है केवल उतने शेयर्स पे जितने शेयर्स हमने इशू किए हैं। तो कैपिटल हमारी आ जाएगी यहाँ पे 1 लाख शेयर्स पे 30 रुपीज़ यानी 30 लाख। अब जो 12 लाख हमारे एक्स्ट्रा है, इसको हमने कैसे कैसे काम में लिया है, कुछ हमने काम में लिया है अलॉटमेंट एडजस्ट करने में। तो वो हमारा आ जाएगा यहाँ पर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। जितना भी एक्स्ट्रा पैसा हमने अलॉटमेंट के काम में लिया है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अलॉटमेंट में हमने एडजस्ट किया था यहाँ पर 3 लाख रुपए, और जो लौटा दिया है, रिफ़ंड कर दिया, वो हमारा आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। रिफ़ंड हमने किया है यहाँ पर 9 लाख रुपए। तो ये टोटल हमारे जो 42 लाख रुपीज़ रिसीव हैं, उसको हमने कैसे बाइफिट किया है, जितने शेयर्स हमने इशू किए थे उसके अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल में। जितनी सरप्लस अमाउंट हमने एडजस्ट की है अलॉटमेंट में, वो आ जाएगी टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से। और जो हमने रिफ़ंड कर दिया है, मतलब ये जो फिगर है वो हमारी रिफ़ंड की है, और ये हमारी है जो हमने एडजस्ट किया है विद अलॉटमेंट। जो सरप्लस हमने एडजस्ट किया है विद अलॉटमेंट, वो हमारा आ जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से। थर्ड एंट्री बनती है हमारी अलॉटमेंट ड्यू होने की। तो अलॉटमेंट ड्यू होने की एंट्री बन जाएगी हमारी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम भी है। तो टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ पे कैपिटल आ जाएगी हमारी, हमने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं, 30 रुपीज़ की कैपिटल है इसमें, और 10 रुपीज़ का हमारा प्रीमियम है। तो ये हमारा आ जाएगा 30 लैक्स, ये हमारा आ जाएगा 10 लैक्स, और ये हमारा आ जाएगा टोटल 40 लैक्स। नेक्स्ट एंट्री बनती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। तो बैंक यहाँ पर नहीं आएगा, बैंक आ जाएगा हमारा कैश बुक एंट्रीज़ में। जो हमने निकाला था, हमें कितना बैंक रिसीव हुआ था, 36,96,000, ये हमने यहाँ पे निकाला था। कैसे निकाला था, टोटल हमने यहाँ पे 36 लाख कॉल किए थे फर्स्ट कैटेगरी में, 1 लाख कॉल किया था हमने प्रोरेटा की कैटेगरी में, टोटल 37 लाख। 4,000 का पेमेंट हुआ नहीं था हमारा, तो एक्चुअल पेमेंट हुआ था हमारा 36,96,000। ये फिगर आ जाएगी हमारी बैंक में टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये हमारा आ जाएगा 36,96,000। ये हमारा जाएगा अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री और अलॉटमेंट। नेक्स्ट हम फर्स्ट कॉल ड्यू कर देंगे, उसकी एंट्री बन जाएगी हमारी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वही हमारे 1 लाख शेयर्स हमने इशू किए हैं, उन पर कॉल किया हमने 20 रुपीज़, तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारी 20 लाख से। इसमें हमारा नेक्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट।
कॉल किया है हमने 20 लाख रुपए, उसमें से 400 शेयर होल्डर ने कॉल्स मनी को पे नहीं किया था। मिस्टर राम जिसको 400 शेयर्स किए थे उसने अलॉटमेंट और कॉस्ट को पेमेंट नहीं किया था, लेस कर देंगे तो 400 शेयर्स पे 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 8000 का पेमेंट नहीं हुआ है। तो एक्चुअली में पैसा हमें मिल जाएगा यहाँ पर 19,92,000। नेक्स्ट एंट्री बनेगी हमारी फाइनल कॉल ड्यू होने की। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारा वही 20 लाख रुपीज़ का आ जाएगा, क्योंकि सेम फिगर है, वही 20 रुपीज़ कॉल किया हमने फाइनल कॉल पर भी। बैंक भी यहाँ पे सेम वही आ जाएगा, वही आपको 8000 का पेमेंट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये हमारा सेम आ जाएगा। 20 लाख हमसे ड्यू कर रहे हैं, जिसमें 8000 का पेमेंट हुआ नहीं है, तो पेमेंट हमारा हो जाएगा 19,92,000 का। इसके बाद इन्फॉर्मेशन थी कि फाइनल कॉल के बाद जो किसी ने पेमेंट नहीं किया है तो इनको हमने फॉरफिट कर दिया है, इसको हमने हरण कर लिया है, तो अपन हरण की एंट्री कर देंगे। इसको फिर आपने रीइशू भी कर दिया है सभी अंशों को 10 रुपये प्रीमियम पर। तो नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी हमारी फॉरफीचर की। तो फॉरफीचर की एंट्री बन जाएगी हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि प्रीमियम का पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे। तो हम जब यहाँ पे देखें तो जब हमने कॉल की थी फिगर यहाँ पर, तो हमने 1 लाख रुपए मांगे थे हमने 10,000 शेयर्स पे, यानी हम 10 पर शेयर ही कॉल कर रहे थे। जो अलॉटमेंट था वो 10 पर शेयर कॉल कर रखे थे, जब एक्चुअल में हमारा 30 + 10 40 रुपीज़ हमने ड्यू किया था अलॉटमेंट पर। एक्सेस मनी एडजस्ट करने के बाद जो एक्चुअल में हम कॉल कर रहे हैं वो सिर्फ 10 पर शेयर ही आ रहा है, क्योंकि 4 लाख हम मांग रहे थे, 3 लाख हमने सरप्लस अमाउंट एडजस्ट कर ली थी। एक्चुअल में हमने सिर्फ 1 लाख रुपए ही मांगा। कितने शेयर्स पर? 10,000 शेयर्स पर। तो एक शेयर पे हम मांग रहे हैं यहाँ पे केवल 10 रुपये, क्योंकि 30 + 10 40 मांगा था, और हमें अब यहाँ पे एक्चुअल में सिर्फ 10 ही मांग रहे हैं। तो हम मान के चलेंगे कि ये जो पेमेंट जो हमने एक्सेस अमाउंट एडजस्ट की है उसमें पहले हमने प्रीमियम एडजस्ट कर लिया होगा, बाद में कैपिटल एडजस्ट की होगी। तो जब भी हम इस तरह की कॉल अमाउंट, यदि हमारी ये प्रीमियम से, जैसे प्रीमियम के अमाउंट लेस करके रिमेनिंग बचती है, तो फिर फॉरफीचर की एंट्री में प्रीमियम को शो नहीं करेंगे और कॉस्ट इन एरियर आ जाएगा हमारे यहाँ पर 4 लाख रुपए फॉरफीचर की एंट्री में। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल में प्रीमियम नहीं आएगा, क्योंकि हम मान के चलेंगे कि प्रीमियम का पेमेंट एक्सेस अमाउंट में एडजस्ट कर लिया गया है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जिसका पेमेंट इसने नहीं किया था। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, उसका भी इसने पेमेंट नहीं किया था। एंड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट अमाउंट तो हमने फॉर्मूले से शो की थी 4000, फर्स्ट कॉल पे अमाउंट थी हमारी 8000, फाइनल कॉल पे भी थी हमारी 8000। टोटल हमने यहाँ पर फॉरफिट किए हैं 400 शेयर्स, एक शेयर हमारा 100 रुपये का है, तो ये हमारा आ जाएगा 40,000। तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी हमारी 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, फॉरफिटेड अकाउंट, ये आ जाएगा हमारा 20,000 रुपीज़। फिर इसको हमने प्रीमियम पे इशू किया है, तो प्रीमियम पे इशू करने की हमारी एंट्री बन जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। तो चूँकि बैंक की एंट्री हमें बनानी नहीं है, वो सीधे कैश बुक में आ जाती है। यहाँ हमारा आ जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। ये हमारा री इशू की एंट्री है। 400 शेयर्स री इशू किए हैं 100 रुपीज़ से, कैपिटल आ जाएगी हमारी 40,000 रुपीज़ की, प्रीमियम आ जाएगा हमारा 10 रुपीज़ का, यानी 4,000 रुपीज़। टोटल आ जाएगा हमारा ये 1,19,24,000। एक एंट्री हम यहाँ पे करना भूल गए थे, हमने रिफ़ंड की एंट्री। यहाँ पर रिफ़ंड में 2 बैंक नहीं आना था, यस ये मिस्टेक हो गई थी। ये एंट्री करते समय ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारा 2 बैंक नहीं आएगा, रिफ़ंड बैंक की एंट्री हमारी कैश बुक में ही जाएगी। ये मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे एंट्री में।
तो यहाँ पे एंट्री हमारी 42 से नहीं बनेगी, यहाँ पे एंट्री बन जाएगी हमारी 33 लाख से। 9 लाख रुपए हमको रिफ़ंड शो करने हैं कैश बुक में, जो यहाँ पर आ जाएगा बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 9 लाख रुपीज़। जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारा आ जाएगा बाय बैलेंस CD 1,10,24,000। रीइशू करने के बाद यदि फॉरफीचर का कोई बैलेंस बचता है, जो यहाँ पे पूरा ही बचा हुआ है क्योंकि हमने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया है रीइशू पे, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो लास्ट एंट्री बन जाएगी हमारी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये पूरा 20,000 ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि हमने कोई भी डिस्काउंट यहाँ पर नहीं दिया है। तो एक प्रो डेटा के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, पहले इस तरह से आपको टेबल बनानी है जो वर्किंग नोट का पार्ट होगा। ये मेन क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये हमारा वर्किंग नोट का पार्ट है। तो ये हमको वर्किंग नोट में बनाना है, बनाना पहले ही क्योंकि इसी से हमारी एंट्रीज बनती है। तो पहले वर्किंग नोट में ये अपना टेबल बनेगी, इससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलेगी, उसके बाद हमको इसकी एंट्रीज बनानी है। फर्स्ट चीज़ ये ध्यान रखनी है। सेकंड थिंग ध्यान रखनी है, यदि क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि आप कैश बुक एंट्रीज दीजिए, तो उस कंडीशन में बैंक की सारी एंट्रीज कैश बुक में आएंगी और जनरल एंट्रीज में आपकी बाकी रिमेनिंग एंट्रीज को अपने को शो करना है। आज के लिए इतना ही।